भारत में हर दिन 493 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में होती है, लेकिन प्रश्न यह है कि यह मात्र दुर्घटना है या हमारी लापरवाही, गलत नीतियों या गलत फैसले के कारण मानव निर्मित राष्ट्रीय आपदा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भोपाल सिंह मर्तोलिया है। मिशन अभिलाषा में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के अनुसार लगभग 493 लोगों की अकाल मृत्यु हर रोज हो रही है और 1500 लोग अपाहिज या घायल हो रहे हैं। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि ये 18 से 44 वर्ष की आयु के लोग होते हैं जो देश के युवा और परिवार के आय के मुख्य स्रोत है। अतः सड़क दुर्घटनाएं आज केवल व्यक्तिगत दुर्घटना न रह करके यह सामाजिक व्यवस्था, हमारी नीति निर्धारण और हमारी सुरक्षा पर गंभीर समस्या प्रकट कर रही है। अतः आज का ब्लॉग उन अनकहे दर्दों की आवाज़ और समाधान की दिशा में एक छोटी कोशिश है, जिसे मैं 13 बिंदुओं में प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। प्रथम बिंदु, हमारी अवधारणाएं। मेरा मानना है कि विकसित देश व्यवहारिक अनुभव को सैद्धांतिक ज्ञान से अधिक महत्व देते हैं, जो उनके विकास का मुख्य कारण है। अतः मेरा दृढ़ विश्वास है, अगर भारत सरकार भी व्यवहारिक अनुभव को सैद्धांतिक ज्ञान से अधिक महत्व दे और मेरे द्वारा अब तक किए गए प्रयास और इस ब्लॉग में दी गई जानकारियों की समीक्षा कर ठोस नीति बनाए, तो कम से कम 20% सड़क दुर्घटनाएं कम होना संभव है। आज का ब्लॉग इसी अवधारणा का तुलनात्मक प्रमाण आधारित विश्लेषण पर केंद्रित है। मेरा ये मानना है कि भारत का मोटर व्हीकल एक्ट सबसे बेहतरीन और सबसे पुराना है, जिसकी शुरुआत 1914 में हुई थी। इसका विस्तार 1939 में हुआ, उसके बाद 1988 में इसको एक्ट बनाया गया, फिर उसमें संशोधन 2000 में हुआ, 2001 में हुआ, 2015 में हुआ, 2019 में हुआ। अर्थात हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट है सबसे बेस्ट है। सेकंड, इसका जो रूल बनाए हमने इम्प्लीमेंटेशन इसका 1989 से शुरू किया। लेकिन आज अगर आप किसी भी वाहन स्वामी या ड्राइवर से कहेंगे कि मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बताओ, तो 95% को इसकी कोई जानकारी नहीं है। अर्थात हमने इतने अच्छे एक्ट एंड रूल बना दिए, लेकिन उसकी जानकारी हर नागरिक तक पहुंचाने की हमने कोशिश नहीं की। ये हमारी सड़क दुर्घटना का एक प्रमुख कारण है। जबकि विकसित देशों में मैंने ये देखा है कि उनके रूल एंड एक्ट सेपरेट है। एक्ट अलग है, उनके रूल्स अलग। उनका रूल्स मतलब इम्प्लीमेंटेशन जो है उनका बहुत ही बढ़िया है। यानी जो भी वो रूल बनाए, उन्हें एक्ट बनाए, तो उन्होंने ये कोशिश की, जब अमेंडमेंट किया तो उन्होंने ये कोशिश की तो 60% लोगों तक वो पहुँचे, ताकि उसका इम्प्लीमेंटेशन आराम से हो सकता है। अब दूसरी बात यह है कि दुर्घटना, जब भी हमारे देश में दुर्घटना होती है, मैंने ये देखा है कि सबसे पहले लोग क्या करेंगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान कर देंगे, गाड़ियों को तोड़ देंगे, ट्रैफिक जाम कर देंगे, सरकारी व्यवस्था को तहस-नहस कर देंगे। और सरकार की भी ये मंशा होती है कि भाई कैसे भी इसको हटाया जाए, मोह खोला। ये नहीं देखते हैं कि भाई ये सड़क दुर्घटना से आदमी को क्या चोट लगी, उसको फर्स्ट एड दे। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जबकि विकसित देशों में मैंने देखा है, जब भी सड़क दुर्घटनाएं होती है, इमीडिएटली उनके सेट से जैसे ही सूचना आती है भाई यहाँ सड़क दुर्घटना, तो सारे लोग जो भी उसमें लिसनिंग में होंगे वो सारे वहाँ पर आ जाएंगे, कॉर्डन कर देंगे। उस घटना एरिया में एक भी आदमी नहीं जा पाएगा, ताकि वो फर्स्ट एड दे सके और सुविधा दे सके। और तुरंत जो है वो जो भी वो पुलिस अधिकारी होंगे उनको चैनल चेंज करना पड़ता है। जैसे चैनल 7 पे आपका लिसनिंग है तो 3 पे जाएंगे, चैनल 3 पे जाएंगे, वहाँ पे सारे कन्वर्सेशन होगा। अगर उनको फर्स्ट एड की जरूरत है तो फर्स्ट एड को बुलाएंगे, यूएन ट्रांसपोर्ट को देना होगा तो उनको देना पड़ेगा। तो ये हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा मैंने ये देखा है, मुझे ठीक से याद है 1983 में जब दिल्ली में स्टूडेंट्स डीयू और नीतीश के बीच में कुछ आपसी झड़प हुई, तो उसमें इन लोगों ने कितने बसें जला दी, कितने बसें तोड़ दी। और मैंने उसके बाद जब मैं दिल्ली में देखा तो एक बस के ऊपर लिखा था कि भाई इस बस के सारे शीशे इतने तारीख को 1983 में स्टूडेंट ने तोड़ा, इसलिए ये बस में कोई रिपेयर नहीं की करे जा रही। अर्थात ये जो बस है उनका रिप्लेसमेंट नहीं हो पाया, और जो भी बसें डैमेज हुई थी उन लोगों को उसी बस में जाना पड़ा, तो इससे लोगों को डबल नुकसान हुआ। अब सड़क दुर्घटना, जब भी सड़क दुर्घटना होती है सबसे महत्वपूर्ण है जांच। हमारे यहाँ जब भी सड़क दुर्घटना होती है तो ये कहते हैं कि हमने जांच बढ़ा दी। ये कोई वेग टर्म है। मैं कह रहा हूँ जांच ऐसी होनी चाहिए कि जिसका उद्देश्य केवल सजा देना नहीं होना चाहिए, बल्कि जांच में यह होना चाहिए कि भाई हम
इस ऐसे दुर्घटनाओं को कैसे हम रोकें, या इससे हम क्या सीखा है हमें, इस पर विश्वास होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होती है, एक हमने जांच बैठा दी और सरकार भी कहती है हम जांच बैठा दिया, हम लोग भी चुप बैठ जाते हैं, और उसके बाद जांच क्या रिपोर्ट दी, क्या आया क्या नहीं आया, कब कितना टाइम लगा, वो जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। तो मेरा ये मानना है कि जब भी हमें कोई दुर्घटना होती है तो जांच में विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे मेरा ये मानना है कि जब भी जैसे बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं तो जांच कमेटी में हमारा एक्सपर्ट टेक्निकल आदमी होना चाहिए, जांच कमेटी समय पर रिपोर्ट दे, इसकी इंश्योर करना चाहिए हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे विकसित देशों में क्या होता है, जब भी वहाँ पे जांच की किसी को जिम्मेदारी देती है तो उसके एक टेम्पलेट बनते हैं, तो उसमें सेट प्रोसीजर होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है TOR, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। हमारे आधे लोगों को तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस लिखना नहीं आता है या उसके ऑर्डर्स नहीं देते, तो उससे क्या होता है कि वेग बन जाती है वो। तो जब भी हम कोई भी जांच कमेटी बैठाएं तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस ज़रूरी हो। इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो है एक कॉमन मतलब रोड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टेम्पलेट बनाएं। तो जैसे विकसित देश में हम बनाते हैं TRAI, मतलब रोड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टेम्पलेट, उस बेस पे ही आदमी फॉलो करेगा। उसमें हमें क्वेश्चनर्स बनाए होते हैं, क्या आपने पहले ये करना है, पहले ये करना है, उसमें आपने क्या क्या सुविधाएं देनी है, ये करना है, तो ये बनाया जाए। तो मेरा ये सरकार से अनुरोध है, मैं बार बार सरकार को लिखता भी हूँ कि आप एक टेम्पलेट बनाइए इसके लिए, रोड एक्सीडेंट के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं कह रहा हूँ जितने भी भारत सरकार के आदेश हैं, DOPT के जितने इंस्ट्रक्टर, NCRB के जितने रिपोर्ट्स है, लॉ मिनिस्ट्री के जितने गाइडलाइंस है, MACT के जितने गाइडलाइंस है, या सुप्रीम कोर्ट के जितने गाइडलाइंस, उसको आप एक समरी बनाओ इसके। और जो देश की हमारी बेस्ट 100 कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज है जिसमें कि अच्छे डिसीजन है, उसको एक बार स्टडी करके एक टेम्पलेट बनाया जाए। तो उससे क्या होगा कि आपकी कोई भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज एक तो डिले नहीं होगी, आपका एक लाइन में चलेगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस सही होंगे, और उससे सजा से ज़्यादा क्या होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा होगा, मतलब लोगों को फ़ायदा ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है वाहन बीमा। ये मेरे ख्याल से सबसे अहम इम्पोर्टेंट है। आज भारत, आप देखिए प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया देखिए, हमारे 5 करोड़ केसेस हमारे पेंडिंग है विभिन्न न्यायालयों में, जिसमें 60% हमारे सिविल हैं। इसमें जो हमारे मैक्सिमम मोटर व्हीकल्स के केसेस हैं, तो उसके लिए क्या है कि बीमा हमारी जिम्मेदारी है। बीमा में क्या है कि हमारे सारे हिडन है, हमारे कोई भी क्रिस्टल क्लियर नहीं है बीमा में। बीमा हमारा एक ही मोटर होता है, कम से कम पैसे में बीमा कराओ, ये नहीं होना चाहिए। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कह रहा हूँ विकसित देश में क्या होता है, यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है, मैं वहाँ एज ए मिशन चीफ मोटर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रहा, तो मेरे 300 गाड़ियाँ आई, तो मैंने उसको इंश्योरेंस के लिए दिया, तो थर्ड पार्टी होती है वहाँ पे। तो जैसे मैंने इंश्योरेंस किया, वहाँ AIG का था, तो उसने 10% डिस्काउंट दे दिया मेरे को। तो एज ए इंडियन, क्योंकि हमारे मेंटलिटी यही है, हमारे उसी में माहौल, तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने उसका रिकमेंडेशन दे दिया। जब जो वो वेटिंग करती है, तो उसने कहा कि साहब ये तो आप 10% कैसे दे रहे हो, हमारा असेसमेंट के हिसाब से 0.5 से ज़्यादा डिस्काउंट किसको देना ही नहीं है, अगर आपने इसको 10% दे दिया तो इंश्योरेंस क्लेम देगा ही नहीं इसने। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा वो रिजेक्ट किया, फिर हमने दोबारा किया, तो उसने 0.5 में हमने उसको अप्रूव कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि हमारा ये नहीं होना चाहिए कि हम केवल सस्ते में के चक्कर में पड़े। अब ये थर्ड पार्टी है, कंपनी है, इतने क्लॉजेज हैं, इतने यहाँ पर इंटरेस्ट, इसमें सरकार इसको मॉनिटर करे, सरकार असेसमेंट करे कि भाई किसका बीमा कितना ले। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जैसे मैं वहाँ पे यूरोप में हम लोग गए, तो आज जो भी देखें तो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, बोला साहब मेरे पास पेपर ही नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है कि जैसे मेरी गाड़ी UN की गाड़ी है, मेरी गाड़ी रेस होगी सिविल गाड़ी से, तो जब तक उसका इंश्योरेंस होगा मुझे आई नॉट गेट सिंगल पेनी, मैं कोई पैसा नहीं मिलेगा मुझे। तो हमारे कितने गाड़ियाँ एक्सीडेंट होगी। तो मैं वहाँ म्यूनिसिपल कमिश्नर से मिला, भाई मैंने कहा ये क्या सिस्टम है, बोला कि साहब इनके तो सारे पेपर जल गए, क्योंकि वहाँ अल्बानिया और सर्बियन में लड़ाई होगी, तो उनके काफ़ी घर, मतलब 90% घर जल गए थे। तो मैंने उनको म्यूनिसिपल कमिश्नर को कहा, विल हैव ए मीटिंग टुमारो। तो दूसरे दिन हमने एक मीटिंग करी, तो हमने उनका एक डिसीजन लिया। मैंने ये कहा कि भाई आप, हमको इतना नुकसान हो रहा है इनको, तो आप ऐसा करिए, इनका एक वन टाइम फाइन करके इनको सब को लीगलाइज करो, सबका बीमा बनाओ, फाइन लो, 2 महीने का लो, 2 साल का लो, जो भी लेना ले लो। तो हमने सारे की बीमा, उनके बीमा करवा दे। उससे क्या होगा कि हमारी जो भी गाड़ियाँ गई उनका सारा हमको खर्चे थर्ड पार्टी से इंश्योरेंस से मिल गया। तीसरा मैं ये कह रहा हूँ, हम लोग जो, मैं आई वॉज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हम CCS में आते, तो CCS में हम कोई अपना सुझाव गवर्नमेंट को नहीं दे सकते थे। तो जब NDA गवर्नमेंट आई 2014 में, तो इन लोगों ने 26 जुलाई को
एक आदेश जारी किया कि उन्होंने कहा कि MyGov एप्लीकेशन स्टार्ट किया। उन्होंने 2014 26 जुलाई, मुझे पक्का पता है 26 जुलाई को एक मैंडेट करा और उसमें ये कहा कि कोई भी सरकारी बंद हो या कोई भी भारत का नागरिक हो अपना सुझाव दे। तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, मैं उसका उसी समय से मेंबर बना। 27 नवंबर 2014 को मैंने पहला सुझाव जो दिया PMO को, उसमें एक सुझाव ये भी था कि बीमा पॉलिसी हमारी सख्त होनी चाहिए, जिसका कि मैं आपको इसमें डिस्प्ले भी कराऊंगा। तो मेरा ये मानना है कि बीमा पॉलिसी का ट्रांसपेरेंसी नहीं होना भी एक दुर्घटना का मुख्य कारण है। अब मेरा ये कहना है कि ट्रेनिंग, रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग होना चाहिए। देखो हमारे यहाँ क्या होता है, टाटा कंपनी अपना ट्रेनिंग अलग कराती, एक प्राइवेट अलग कर, हज़ारों ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, लाखों इंडिया में है, लेकिन ट्रेनर नहीं है आपसे। हम ये कह रहे हैं कि आप बेस्ट ट्रेनर रखो, बेस्ट ट्रेनर। आप ये मत जाओ कि इसका AC है, एयर कंडीशन है, इसके बाद गाड़ियाँ है, ये नहीं होना चाहिए। हमें ये होना चाहिए कि एज ए ट्रेनर सबसे अच्छा कौन है। अगर अच्छे ट्रेनर आपके होंगे तो वो अच्छे आपको क्या देगा, रिजल्ट देगा, अच्छी मतलब मोटर ड्राइविंग में आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होंगे। अब आपके जैसे कॉमर्शियल लाइसेंस बनने हैं तो आपने ट्रेनिंग दे दिया, अब पता चला उसने वो थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दी, उसको यही पता नहीं मेरे को ट्रेनिंग क्या देने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं 2000 में यूनाइटेड नेशंस में एज ए पीस कीपर गया। 19 साल का एज ए मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर था। 19 साल से मैं यहाँ का पूरा ट्रैफिक वगैरह सब कुछ मैं यहाँ देखता था हिंदुस्तान का। जब मैं यूरोप में, मैंने कहा भाई मुझे भी ट्रेनर बनाओ UN में, तो उन्होंने कहा भाई हम आपके कोई भी सर्टिफिकेट या आपकी बातों से हम कन्विंस नहीं, पहले आपको हमारे यहाँ कोर्स करना पड़ेंगे। मुझे उनने 3 कोर्स कराए, मोटर ड्राइविंग कोर्स कराया, मोटर ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर कोर्स कराया, मोटर व्हीकल मैनेजमेंट कोर्स कराया। 3 कोर्स किए मैंने, उसके बाद मुझे ट्रेनिंग की और मैंने अपने तरफ से बेस्ट ट्रेनिंग दिया। तो मेरा ये कहना है कि हमको ट्रेनिंग जो है बहुत ही अच्छा देना है। अगर हम अच्छे ट्रेनिंग देंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। 7वां जो बिंदु है, ड्राइविंग एटिकेट्स एंड ट्रैफिक सेंस। मेरा ये मानना है कि हमारे देश में ड्राइविंग एटिकेट्स और ट्रैफिक सेंस की बहुत बड़ी कमी है। अब मैं छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैं रिमोट लोकेलिटी पर रहना हूँ। जब भी यहाँ से मैं किसी को टेलीफोन करता हूँ या मैं कहीं जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भैया पहुँचते ही आपने टेलीफोन करना है। यानी मुझे ये दुख दर्द रहता है कि वो सेफ पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। जबकि विकसित देश में क्या होगा, जब मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरा दोस्त कहीं जा रहा है, तो वो कहेगा हैव ए नाइस जर्नी, मतलब वो कह रहा है कि जर्नी को एंजॉय करो। तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि भाई वहाँ जाते पहुँचना, वहाँ जाते आपको इन्फॉर्म करना। इसका मतलब ये हुआ कि तुम सेफ नहीं हो, तुम्हें उनके परिवार को डर लग गया, उसको भी डर लग गया। अब जैसे अब उसके बाद जैसे वो पहुंचता है, जैसे मेरा बेटा आया या मैं दिल्ली यहाँ से गांव गया, तो मैं वहाँ क्या कहूँगा, मुझको तो 4 ही घंटे में पहुँचा दे, बहुत अच्छा ड्राइवर था। मैं ये नहीं देखूँगा कि कितने उसने सिग्नल तोड़े, कितने लोगों ने उसने गाली दी, कितने लोगों के साथ उसने मिसबिहेव किया, कितने बार गलत ओवरटेकिंग की। ट्रैफिक सेंस, कोई भी हम लोग जो है ट्रैफिक सेंस, ट्रैफिक एटिकेट्स की बात ही नहीं करेंगे। हम केवल एक बात करेंगे, भी इसने टाइम पर पहुँचा दिया। तो ये हमारी सबसे बड़ी बची। अगर मैं कहता हूँ कि अगर हम ट्रैफिक सेंस नहीं है, जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए, अब स्पेशली मैंने कुमाऊँ में देखा है, और इसके लिए मैं बार बार मैं कितने, मेरे ख्याल से लगभग 10 साल से मैं भारत सरकार लिख रहा हूँ, भाई मेरे सुझाव को मानो। अब एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ओवरटेकिंग। मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा ओवरटेकिंग में एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट होते हैं। अब दूसरा देखिए, अगर मैं यहाँ से यूरोप में जाऊंगा तो मैं ओवरटेकिंग कैसे करूंगा, एक टाइम पे एक ओवरटेक करूंगा। यहाँ पे क्या होगा, जैसे मेरे को कोई गाड़ी, यूरोप की बात कर रहा हूँ, एक टाइम पे एक गाड़ी को ओवरटेक, यहाँ क्या होगा 3 गाड़ियाँ होंगे तो ओवरटेक करेंगे। दूसरा क्या होगा कि अगर आप मेरे को किसी ने इशारे दे दिया कि भाई ओवरटेक करना है पीछे वाले ने, तो मेरे को ओवरटेक नहीं करूंगा विदेश में, और मुझे जगह की तब। लेकिन इंडिया में क्या होता है, ओवरटेक करना हम अपना अधिकार देंगे। अगर मेरे को किसी ने ओवरटेक कर दिया तो मैं अपना सोचता हूँ मेरे को तो इसने जो है मेरा तो बेइज्जती कर दिया। तो ये टेंडेंसी हमारी इस पर ख़राब है, इसको हमें बदलना होगा। अगर आपको रियली में ड्राइविंग एटिकेट्स एंड ड्राइविंग सेंस को पालन करेंगे तो दुर्घटनाएं में 50% तक की कमी संभव है। अगर आपको इसका एग्जाम्पल देखना है, यूरोपियन कंट्री की तरह देखना है, तो आप यू गो टू नॉर्थ ईस्ट, आप जाओ मिजोरम, आप जाओ सिक्किम, वहाँ देखिए आपके रूट एटिकेट्स, रूट सेंस क्या है। मैं छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। 1996 में यहाँ से 100 भारतीयों को यूरोप में जाना था, मतलब वहाँ पे UN पीस कीपर की तरफ से सिलेक्शन होना था उनका। 100 हिंदुस्तानियों के लिए 300 लोगों को विभिन्न पूरे देश से बुलाया गया, दिल्ली में उनका टेस्ट हुआ। मैं उसका कोऑर्डिनेटर ITB को दिया, ITB ने कहा कि भाई आप कोऑर्डिनेट करेंगे उसको। मेरे को टेस्ट लिया,
आप जानकर हैरान होंगे, 40% जो IPS ऑफिसर थे, अधिकतर लोग गाड़ी लेके अपने यहाँ दिल्ली में आए थे, लेकिन 300 में से 20 लोग पास हुए, 300 में से 20 लोग, यानी 6% आदमी। जबकि और जैसे इंग्लिश टेस्ट है, पिस्टल फायरिंग है, इंटरव्यू में 95, 96, 100% तक लोग होते। तो मेरा ये मानना है कि केवल हमने स्पीड से गाड़ी चला दी, ये नहीं, रोड एटिकेट्स का होना बहुत ज़रूरी है और ट्रैफिक सेंस। दूसरा, ये आएगा कैसे? मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा बेटा बगल में बैठा हुआ है, हम ये कहेंगे जल्दी हो रही है, बेटे को हम गलत शिक्षा पहले से देते। अगर हम बचपन से ये देते, जैसे विदेशों में है कि बचपन से वो रोड सेंस या ट्रैफिक को अपनाना वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और वो सड़क सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हम जो है इसको एक लाइबिलिटी समझते हैं। सड़क सेंस, ट्रैफिक एटिकेट, ट्रैफिक सेंस हम एक अपनी सिर पर थोपा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और जुर्माने से बचने के लिए हम केवल उसका वो करना चाहते हैं, अनुपालन करते हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर हम ट्रैफिक एटिकेट, ट्रैफिक सेंस को अगर हम तवज्जो दें, अब शिक्षा में हम शामिल करें, लोगों के डेली रूटीन में करें, तो एक्सीडेंट की बहुत कम होने की चांसेस हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है पीरियोडिकल रख रखाव, मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मतलब जैसे आपका 10,000 किलोमीटर पर इंजन ऑयल चेंज करना है या आपका गियर बॉक्स का ट्यून अप करना है, इंजन ट्यून करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा आपका कि आपके गाड़ी में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है और आपका एक्सीडेंट हो सकता है। पता चला आपने ब्रेक चेक नहीं किया तो क्या हो गया कि आपका गाड़ी एक्सीडेंट होने के चांसेस है। इसलिए इसका बहुत ही जरूरी, मतलब ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए हमें पीरियोडिकल मेंटेनेंस जरूरी है। अब मैं बताता हूँ हिंदुस्तान में क्या होता है। जैसे आज का 10,000 किलोमीटर पर गाड़ी चेंज करनी है, ड्राइवर आया साहब के पास, उसने बोला भाई आज मेरा टाइम नहीं, मुझे कहीं जाना, कल आना, परसों जाना। तो ये परंपरा हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। हमें अगर पीरियोडिकल इंस्पेक्शन 10,000 किलोमीटर में करना है या 1 साल या 6 महीने में करना है तो उसका स्ट्रिक्ट अनुपालन होना चाहिए। जैसे आपका जो व्हीकल डायरी है उसके ऊपर लिस्ट बना दी, जैसे उसने बोल दिया कि आपका इंजन ऑयल चेंज तारीख इतने या 10,525 किलोमीटर में होना है, उसमें एक स्टिकर लगा दिया उसने। अगर आपने 10,525 से एक दिन भी 1 किलोमीटर भी ज़्यादा चला दिया तो आपका क्या होगा, कोई मेंटेनेंस नहीं होगी गाड़ी की, उस मेंटेनेंस का पूरा खर्चा आपको देना पड़ेगा। और अगर उस बीच में कोई घटना होगी, दुर्घटना होगी, पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा। तो ऐसा सिस्टम हमें यहाँ रखना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा कि पीरियोडिकल मेंटेनेंस करें, गाड़ियों का रेगुलर करें और इसको रूटीन में माने, हम इसकी एक ड्यूटी माने, तो हमारे यहाँ सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी। क्योंकि इससे फिर क्या होगा कि टूट फूट नहीं होगी, रास्ते में कोई टायर पंचर नहीं होगा, आपका एक्सल नहीं टूटेंगे। तो इसलिए हमें जो है ये अपने आदत में डालनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट 9, व्हीकल फिटनेस। मेरा ये मानना है कि गाड़ी का फिटनेस बहुत ही ज़रूरी है। अभी हिंदुस्तान में हम लोग क्या कहते हैं, केवल कॉमर्शियल व्हीकल्स का ही फिटनेस करते हैं। मैं कहता हूँ जो सरकारी वाहन है या जो प्राइवेट है वो भी अपना फिटनेस कराएं। जैसे हम अपने शरीर का फिटनेस करते हैं ऐसे फिटनेस का कराएं। तो इसमें फिटनेस कराने से कि बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या होता है कि 2 टाइप के फिटनेस होते हैं। एक तो आपका सालाना, जैसे कॉमर्शियल गाड़ी है, आपका सालाना ही फिटनेस तो होगी। अगर वो आपको सीमांत इलाके में, अगर बर्फीली इलाके में है तो वहाँ पे एक विंटराइजेशन होगा, मतलब विंटर के लिए गाड़ी को आपको एक अलग से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जैसे सितंबर 1 को आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो कि मार्च 31 तक चलेगा। तो जैसे आप ट्रांसपोर्ट में, तो वहाँ पे आपको एक पूरी गाड़ी का इंस्पेक्शन होगा। उसके बाद आपके टायर्स होंगे, बैटरीज होंगे, जितने भी इलेक्ट्रिक सिस्टम होंगे, इसका इंजन का ट्यूनअप होगा। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको बर्फ़ में क्योंकि ज़्यादा ताकत चाहिए, आपकी गाड़ी फंसे नहीं, तो इसलिए उसको विंटराइजेशन गाड़ी बोलते हैं। और एक विंड स्क्रीन पे एक हम लोग एक स्टिकर लगा देते थे। जिस गाड़ी में स्टिकर नहीं होगा उसको तेल नहीं दिया जाता था। तो अगर हम भी भारत में ऐसे ही करें कि भाई हर गाड़ी को सीरियसली फिटनेस कराएं और जो हिली टेरेन में जहाँ पर बर्फीली है या अत्यधिक ऊंचाई वाली जगह पर भी हम विंटराइजेशन, मतलब विंटर के लिए अलग फिटनेस करें, तो हमारा बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे। दूसरा, जैसे 2005 में हमारे देश से एसपी जानी थी, एक पूरी बटालियन कांगो जानी थी। तो कांगो जानी थी तो उसमें हमारे साथ जवानों के साथ गाड़ियाँ भी उन्हें मांगी थी। हमारी करीब 60 गाड़ियाँ वहाँ जानी थी। अब लगाइए, अगर हिंदुस्तान में अगर कोई गाड़ी आनी होती, हम कुछ नहीं करते, हम कहते भाई आदमी आओ बस से। वहाँ से पूरी एक टीम आई, पूरा एक सेटअप आया,
जिसका सबसे ज़्यादा उन्होंने तवज्जो दी गाड़ी के इंस्पेक्शन में। गाड़ी की फिटनेस उन्होंने हर गाड़ी को चेक करने के लिए यहाँ पर एक बोर्ड आया, और मुझे यह बताने में बहुत ही हर्ष हो रहा है कि जब वो टीम यहाँ इंडिया में आई तो उसके जो 3 ऑफिसर थे, तीनों हम लोग साथ वहाँ पे पीटीसी में थे। तो उन्होंने कहा कि अगर मर्तुला साहब ने गाड़ी चेक कर रखी है, या क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मेरी थी वहाँ फिटनेस की, तो वो बोला उन्होंने कोई गाड़ी नहीं चेक की। तो मेरा ये कहना है कि हमको फिटनेस पे बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, विंटराइजेशन करनी पड़ेगी, और अगर इसका हम लोग गाड़ी फिटनेस होंगे तो हमारे एक्सीडेंट्स कम होंगे। नेक्स्ट विषय है मेरा ड्राइवरों का चयन। मैं कह रहा हूँ जितने भी ड्राइवरों का चयन होता है वो केवल टेक्निकल बेस्ड होना चाहिए। हम लोग पेपर ओरिएंटेड, जैसे स्पेशली मैंने अभी देखा CAPF में ड्राइविंग टेस्ट जो है केवल क्वालिफाइंग हो गया, रिटन टेस्ट पे मेरिट बनती है, ये गलत है। मैंने इस संदर्भ में NTA को, चेयरमैन NTA को भी एक लेटर लिखा था, DG सारे CAPF के DGs को लिखे थे, होम मिनिस्टर को एक प्रश्न दिया था। तो मेरा ये कहना है कि ड्राइविंग में जो है आप लोगों को टेक्निकल एवेल्यूएशन होना चाहिए, लाइक जैसे यूरोप में होता है। यूरोप में क्या होता है कि वहाँ पे ड्राइविंग केवल 10% रिटर्न होता है, बाकी 90% जो है वो प्रैक्टिकल होता है। सरकारी विभाग में वाहन क्रय नीति, मेरा ये मानना है कि हमें जैसे अपने रोड कंडीशंस, यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से गाड़ियों का क्रय करना चाहिए। अब आपने एक्सट्रीम बॉर्डर पे गाड़ियाँ लगानी हैं और वहाँ हमने ऐसी गाड़ी लगा दी जो कि एक्सीडेंट प्रोन है या सेफ्टी एंगल से कम है, तो इस पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले 1985 में लिबरलाइजेशन हुआ, सरकार ने ऑटोमोबाइल को थोड़ी बहुत छूट दे दी। उसके बाद 91 और 93 में बहुत ज़्यादा छूट दे दी। उसके बाद छूट देने के बाद भारत सरकार ने एक बोर्ड बनाया, BPRND को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। मैं उस बोर्ड में एक मेंबर था। तो हमने गाड़ियों का चयन किया और उसको जो गाड़ियाँ हमने सूटेबल पाई बॉर्डर्स के लिए, उसी गाड़ी को रिकमेंड किया। अतः इसे हमें भारत सरकार को भी हर गाड़ी में, जैसे आपका टैक्सी बना रहा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई एक्सीडेंट प्रोन है या इसकी सेफ्टी के क्या है, ये पहलू हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्क्रैप पॉलिसी। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे सरकारी गाड़ी है, सबसे पहले हम उसको कंडमनेशन की नीति हमारी इतनी लंबी होगी, जैसे हमने कहा 20 साल के बाद कंडम होगा कोई, और 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर में उसको सालों लग जाते हैं। उसके बाद फिर हम क्या कर देते हैं, उसको ऑक्शन कर देते हैं। फिर ऑक्शन करने के बाद RTO उसका फिर रजिस्ट्रेशन करते, फिर गाड़ियाँ चलती। हम ये कह रहे हैं जैसे विदेशों में होता है, विदेशों में क्या होता है कि भाई जैसे ही आपकी गाड़ी कंडम होगी आपके, तो उसके बाद उसको स्क्रैप कर देते हैं, हम उसको री रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। तो यही नीति हमें यहाँ पर भी अपनानी पड़ेगी। इसके लिए ये मैंने 14 जुलाई को भारत सरकार को एक अनुरोध किया था कि भाई आप स्क्रैप पॉलिसी यहाँ पर लाइए और सबसे पहले अपने सरकारी वाहन में इसको यूज़ करिए, न कि दूसरे वाहन। रोड डिजाइन, मैं ये कह रहा हूँ कि सड़क का अगर डिजाइन अच्छा ना हो तो सड़क दुर्घटना का एक प्रमुख कारण है। अतः हमें जब भी रोड बने, नेशनल हाईवे तो खैर बहुत सारे नॉर्म्स हैं सरकार के, बहुत अच्छे, लेकिन जो रूरल एरियाज़ में है या हिली एरियाज़ में, वहाँ पर भी हमें जो है रोड बनाते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। उसकी डिजाइन DPR बनाते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। जैसे मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, मैं कपकोट का रहने वाला हूँ, मेरे यहाँ 2024 में गाड़ियाँ गई, तो उसने मुझे कहा कि मैंने आपका जो टेंडर है वो 37% पे बिल उठा दो। तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम जब भी टेंडर की करते हैं, जब मिनिमम असेसमेंट वैल्यू हमने फिक्स कर दिया, तो उससे कम होने पर जो है गुणवत्ता कम होगी। अतः हमें उसके डिजाइनिंग, अगर हम कम पैसे पर रोड बना रहे हैं तो ऑब्वियस है कि रोड ख़राब बनेगी और उसमें दिक्कतें आएंगी, गड्ढे होंगे, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होगा, या फिर कॉजवे ठीक नहीं बनाएंगे, जिससे भी दुर्घटना का एक कारण हो सकता है। अतः मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि सड़क दुर्घटना को बहुत ही गंभीरता से लें और इसे मानव निर्मित राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। मेरे द्वारा 12 वर्षों में जो भी सुझाव दिए गए या मैंने इस ब्लॉग में जो भी सुझाव दिए, उसकी समीक्षा कर एक ठोस नीति बनाई जाए। और मैं अपने सम्मानित दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा कि वो मेरे ब्लॉग में दी जानकारी का निष्पक्ष आकलन करें और शासन प्रशासन तक अपनी प्रक्रिया दें ताकि दुर्घटना को कम से कम किया जा सके। आइए सब हम मिलकर सड़क दुर्घटना को सुरक्षित बनाने के लिए संकल्प लें। शताब्दी श्रृंखला का तीसरा वीडियो मेरा इससे भी अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय होगा, जो 2013 में उत्तराखंड में आई भीषण प्राकृतिक आपदा
के बाद हमने क्या खोया क्या पाया, इसकी समीक्षात्मक विश्लेषण होगा। साथ ही मेरे दर्शकों से निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को सर्कुलेट करें, ताकि हमारी बात सरकार तक पहुंचे और सड़क दुर्घटना के लिए हम एक मिसाल बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।